हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मंजिल को पाने की दिशा में कार्यरत रहिए। ये सुना होगा आपने कि अगर हम अपने काम में ईमानदारी से लगे रहें तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार और स्वागत करते हैं आपका लक्ष्य प्रगति की पीसीएससी का पाठशाला में। कल हमने पढ़ा था पुर्तगीज के बारे में। अराइवल ऑफ यूरोपियंस में पुर्तगीज के बारे में पढ़ा था। कैसे वो आए, क्या क्या उन्होंने किया, कौन कौन से गवर्नर आए, कहाँ क्या परमिशन लिया, कौन सी फैक्ट्री डाली, कौन सा फोर्ट खोल बनाया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उनका अराइवल से लेके डिक्लाइन तक जो भी जरूरी था, एवरीथिंग वी हैव फिनिश्ड। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन, जो पढ़ाया है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, बचा नहीं है उसमें कुछ भी। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारा डच को पढ़ना है। डच के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। 15th सेंचुरी में हमने पढ़ देख लिया कि पुर्तगीज का कंट्रोल रहा है ट्रेड पे। भारत में जो ट्रेड हो रहा था यूरोप के साथ, उसमें पुर्तगीज का कंट्रोल था। उससे पहले हमने देखा था क्या, अरब मर्चेंट्स और इटली का मोनोपोली था। उसके बाद पुर्तगीज का हुआ 15th सेंचुरी में। अब आगे देखते हैं डच ने क्या क्या किया, कैसे किया, उनका क्या कंट्रोल रहा, कहाँ क्या किया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब डच का कंट्रोल, डच क्यों आए, कैसे आए, और पुर्तगीज से ये लोग पहले तो ट्रेड तो कर ही रहे थे। पुर्तगीज से ये सामान खरीदते थे और वेस्टर्न यूरोप में ये लोग सेल करता था, जिससे इनको प्रॉफिट होता था। ये जो प्रॉफिट कमाए हैं उससे उससे इन्होंने अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया और शिप बनाया। पुर्तगीज जो शिप लेकर आते थे दे वेयर बल्कियर, बहुत ही हेवी थे और स्लो थे। वो स्लो थे और इनका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। जो पुर्तगीज शिप था उसका ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा था। डच ने जो शिप बनाया था उसका नाम था फ्लूइड, फ्लूइड शिप। ये जो था बहुत ही लाइटर शिप था। इसमें स्मॉलर क्रू मेंबर से भी ये चलाया जा सकता था। ऑपरेशनल कॉस्ट कम था, ऑपरेशनल कॉस्ट कम था। मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम था। एक सेकेंड वेट कीजिए, थोड़ा इसे हटा दो, आवाज आ रहा है इसे। जस्ट जस्ट वेट अ मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट जो था वो कम हो गया था बहुत। इस कारण से डच क्या हुआ, ये लोग भी भारत में इनका आगमन हो गया। तो भारत में आगमन हुआ, उससे पहले, आगमन से पहले अब आ रहे हैं तो एक कंपनी बनेगी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी 1602 में। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ये पहली कंपनी थी जो, जिसने, जैसे कि पुर्तगीज का सुना किंग मैनुअल वन ने भेजा था। जब वास्को ड गामा आया था तो किंग मैनुअल वन था, पुर्तगाल का किंग था वो। उसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल था। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर्स भेज रही थी अपने ट्रेड को सेफ रखने के लिए, अपने ट्रेडिंग पोस्ट को, जो भी उनका पोजीशन था उसको। लेकिन ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये पहली कंपनी थी जिसने स्टॉक्स इशू किए थे। मतलब ये पब्लिक पैसा लेकर ये कंपनी बनी थी। फर्स्ट कंपनी, याद रखना है ये क्वेश्चन, फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक्स। स्टॉक्स इशू की थी, इसीलिए इसे फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है। इस कंपनी का नाम था VOC, वेरेनिडे। वेरेनिडे नाम अजीब है, ऑस्टिंडिसे कंपनी, ये जो है इसका नाम था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए एक चार्टर मिल गया था डच पार्लियामेंट से, जिसमें इनको पावर दे दिया गया था टू कंक्लूड वार, ट्रीटी, और जो भी है फोर्ट बनाने का, ये परमिशन इनको मिल गया था। पर डच जो यहाँ आए थे, इनका टारगेट ही था सिर्फ स्पाइसेस। सो दे पेड मोर अटेंशन टुवर्ड इंडोनेशियन आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहा जाता है। तो इंडोनेशियन आर्किपेलागो पे इनका ज्यादा अटेंशन था। बट अब वहां से कुछ खरीद रहे हैं, दे नीड मनी। ये लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे और बुलियंस से ये लोग खरीदते थे। यहाँ पे जो भी मार्केट से जो भी लेना है
बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। इनके बारे में एक दो चीजें और याद रखने वाली हैं, एक दो नहीं अभी और भी चीजें हैं। पहला क्या, जो पोर्तुगीज ट्रेड करते थे वो मेनली स्पाइसेस में करते थे। स्पाइस यहाँ से ले जाते थे, यूरोप में बेचते थे। डच वेयर द फर्स्ट कंपनी, और इनको क्रेडिट मिलना चाहिए, जो हमारा कॉटन क्लॉथ है उसको आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बनाने में इनका हाथ है। दे वेयर द फर्स्ट कंपनी हु मेड कॉटन क्लॉथ एज एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। कॉटन क्लॉथ को एज एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बनाने का क्रेडिट डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। इनका अटेंशन था इंडोनेशियन आर्किपेलागो में, तो भारत जो था जस्ट एक ट्रेडिंग डिपो था इनके लिए, ट्रेडिंग डिपो था इनके लिए, डच वालों के लिए। उसके बाद इन्होंने बहुत जगह फैक्ट्रियां खोली हैं। एक्सपोर्ट आइटम इनका क्या क्या मेनली रहा है वो सब देखना है। तो मेनली एक्सपोर्ट में क्या होगा, अभी हमने क्या पढ़ा है, स्पाइसेस था। स्पाइसेस के बाद इन्होंने इंडियन टेक्सटाइल्स में ट्रेड किया है, सिल्क में ट्रेड किया है, ओपियम में भी ट्रेड इन्होंने किया है। तो ये इनका आइटम ऑफ एक्सपोर्ट जो था, आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वो क्या क्या था ये दिमाग में रखना है। ये क्या क्या था, कॉटन क्लॉथ या इंडियन टेक्सटाइल कह लीजिए, कॉटन क्लॉथ्स, पेपर, साल्टपेटर, इंडिगो, रॉ सिल्क, स्पाइसेस, ओपियम, ये सब इंडिया से जो था एक्सपोर्ट जो होता था वो ये था, एक्सपोर्ट होता था। अभी तक, अभी जब हम लोग अंग्रेज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे भारत जो है अंग्रेजों का एक मार्केट बन गया था। जो पहले भारत जो था एक एक्सपोर्टर हुआ करता था, वो एक इम्पोर्टर क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने ट्रेड मोनोपोली के अंतर्गत भारत की जो चीजें थी उस पर ज्यादा टैक्स लगाया कि वो बाहर में ना बिक सके। और जो फिनिश्ड गुड्स थे वो अंग्रेज भारत से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहाँ फिनिश्ड गुड बनता था और फिर आकर भारत में सेल करते थे। लेकिन पहले अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या था, सिर्फ हमारा जो है ये आइटम ऑफ एक्सपोर्ट था, और वहां से हमें क्या मिलता था, बुलियन मिलता था। इसीलिए ना कहा जाता था सोने की चिड़िया भारत को, क्योंकि इतना गोल्ड, इतने प्रीशियस मेटल्स आते थे। बार्टर सिस्टम था तो वो लोग गोल्ड और प्रीशियस मेटल लाते थे और ये सामान खरीद कर ले जाते थे और फिर वहां सेल करके अपना प्रॉफिट लेते थे। अब डच जब आए यहाँ पे तो इन्होंने ये ट्रेड स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ट्रेड स्टार्ट किया तो कुछ कुछ परमिशन भी चाहिए होता है और भी चीज़ों के लिए। तो इन्होंने, जो गोलकोंडा के रूलर था, गोलकोंडा के रूलर से मिंटिंग राइट्स लिया। मिंटिंग राइट्स, मिंटिंग राइट्स आप समझ रहे हैं, कॉइन्स मिंट करने का परमिशन लिया। एक पॉइंट ये याद रखना है कि इन्होंने जो कॉइन बनाया इसमें एक कॉइन ऐसा भी था जिसमें लॉर्ड वेंकटेश्वर का इमेज था। ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि जो कॉइन बनाया है डच ने उसमें किस भगवान को प्रोटेक्ट किया गया है, किसका इमेज है उसमें, तो ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद फैक्ट्री स्टैब्लिश होना शुरू हुई। तो पहली फैक्ट्री जो डली थी, याद रखना है ये चीज, पहली फैक्ट्री जो डली थी डच की वो कहाँ डली थी, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्रा में। मसूलीपट्टनम में डली थी कब, 1605 में। मसूलीपट्टनम के बारे में आगे हम लोग ब्रिटिशर्स में पढ़ेंगे कि 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री अपना डाल दिया था। तो अब एक जगह दो अलग अलग यूरोपियन पावर अगर हैं तो लड़ाई तो होनी है, क्योंकि ट्रेड आइटम्स तो ऑलमोस्ट सेम था। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, बहुत बहुत लड़ाई हुई। आगे देखेंगे कैसे कैसे डिक्लाइन हो गया इनका। दूसरी जो फैक्ट्री खुली खोली इन्होंने इन्होंने खोली पेतापुली में। पेतापुली में, ये भी आंध्रा में है, 1606 में, 1606 में इन्होंने पेतापुली में अपना फैक्ट्री डाला। उसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्री जो था वो पुलिकट में था।
ये याद रखना है, पुलिकट में था। ये कब था? ये खुला था 1609 में। ये बाद में हेडक्वार्टर भी बन गया था। कब? 1616 में ये पुलिकट जो है हेडक्वार्टर बन गया था। उसके बाद जो और भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी पूछा गया है कि किस किस ईयर में डच ने कौन कौन सी फैक्ट्री कहाँ कहाँ डाली है। तो एक हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी फैक्ट्री कब कब डली है। तो 1609 तक हमने देख लिया। फिर सूरत में एक फैक्ट्री खुली है। सूरत में जो फैक्ट्री खुली वो 1616 में खोला गया था। फिर पटना में खुला है। पटना में जो डच ने फैक्ट्री खोला था 1632 में खोला था, जिसे आज पटना कलेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद और भी जगह खुला है। कहाँ कहाँ खुला? तो अभी हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ चिंसुरा। तो चिंसुरा में भी इन्होंने खोला था। ये खुला था 1653 में। उसके बाद कराईकल में खुला था। ये सब आप नोट कर लीजिए। 1645 में बिमलीपट्टनम में खुला था। 1641 में खुला है बिमलीपट्टनम में। उसके बाद 1663 में कोचीन में 1663 में इन्होंने अपना फैक्ट्री डाला था। 1663 में, क्योंकि 1661 में बैटल एक वॉर हुआ था बिटवीन पोर्तुगीज एंड डच, और उसमें उसके बाद कोचीन पे कैप्चर हो गया था किसका? 1661 में पोर्तुगीज और डच का वॉर हुआ, और कोचीन पे कैप्चर हो गया था किसका? डच का कैप्चर हो गया था कोचीन पे। और फिर कोचीन में डच ने एक फोर्ट भी डाला था, फोर्ट विलियम। एक तो हम लोग कलकत्ता वाला तो पढ़ेंगे, बट ये एक फोर्ट विलियम है जो कोचीन का अगर पूछता है तो ये जो है डच ने बनाया था, फोर्ट विलियम। उसके बाद पुलिकट में हमने पढ़ा 1609 में फैक्ट्री डाला था, और एक फोर्ट यहाँ भी बना था। ये याद रखना है, फोर्ट गैल्ड्रिया। ये बना 1613 में। फोर्ट बनाया गया था डच के द्वारा। कहाँ? पुलिकट में। हेडक्वार्टर चेंज हो गया था 1660 में, 1616 में। ठीक है। और पुलिकट में जो ये फोर्ट बना है गैल्ड्रिया, परमिशन जो लिया गया था वो क्वीन इराबी से परमिशन लिया गया था, जो कि वाइफ थी किसकी? आ, वें, वेंकटा टू वेंकटा टू की वाइफ से परमिशन लेके यहाँ पे फोर्ट गैल्ड्रिया बनाया गया था डच के द्वारा। यहाँ तक समझ गए? हमने अभी पढ़ा, सूरत का पढ़ लिया, पटना देख लिया। उसके बाद ये तो हमने मेनली ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा इनका ट्रेड था। इन्होंने बंगाल में जो पहली फैक्ट्री खोली थी, पिपली में खोली थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पिपली में खोली थी पहली फैक्ट्री, वो 1627 में खोला था इन्होंने। याद रखना ये चीज। 1627 में फर्स्ट जो डच फैक्ट्री खोली थी वो बंगाल में खोली गई थी। पुलिकट जो 1609 में खुला है, ये फाइनली जो है पुलिकट जो है, ये एक एंग्लो डच, अभी हम डिक्लाइन में पढ़ेंगे वैसे, फिर भी बता दे रहे हैं। एंग्लो डच ट्रीटी हुई थी 1825 में। 1825 में एंग्लो डच ट्रीटी हुई, जिसके अंतर्गत जितने भी पोजीशंस थे डच के, ये सारे पोजीशन ट्रांसफर हो गए। इंडिया में जितने भी पोजीशन थे डच के, वो सारे पोजीशंस जो है ट्रांसफर हो गए किसको? ब्रिटिशर्स को। तो पुलिकट भी ट्रांसफर हो गया 1825 में, और ये पुलिकट जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको मर्ज कर लिया गया था। यहाँ तक समझ गए? ये तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या खोला, कौन सा फैक्ट्री खोला, किस किस जगह फैक्ट्री खोला, किस ईयर में खोला, ये सब याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये सब याद रखना है। अब डिक्लाइन के बारे में पढ़ते हैं। डिक्लाइन कैसे हुआ इनका? अंग्रेज आ गए थे, पता होगा आपको। 1608 में आया विलियम हॉकिंस, फिर थॉमस रो आए थे। तो वो उनका भी जो फैक्ट्री खोलना, उनका भी जो ट्रेड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो डिक्लाइन इस तरह से हुआ था कि 1667 आते आते
1667 आते आते एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था या एग्रीमेंट कह लीजिए। इस कॉम्प्रोमाइज के तहत, और इससे पहले मसूलीपट्टनम में हमने देखा था कि 1611 में आ गए थे, तो वार तो चल ही रहा था। जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दो यूरोपियन पावर के बीच, तो वार तो चल रहा है इंटरमीडिएट, कभी कभी धीरे धीरे कुछ कुछ दिनों पे वार तो हो रहा था। 1667 आते आते क्या हुआ कि एक कॉम्प्रोमाइज हुआ दोनों के बीच, डच और ब्रिटिशर्स के बीच, कि आप इंडोनेशिया छोड़ दो, मतलब कि अंग्रेज इंडोनेशिया छोड़ दें और डच जो है वो भारत छोड़ देंगे। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज हुआ कि जिसमें इंग्लिश जो थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्लेम अपना गिव अप कर दिया, क्लेम टू इंडोनेशिया, एंड जो डच थे वो भारत से विड्रॉ करने के लिए एग्री हो गए। एक तो ये हुआ डिक्लाइन का, एक यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद आगे हम लोग अंग्रेजों में पढ़ेंगे क्या कि एक बैटल ऑफ पलासी हुई थी। बैटल ऑफ पलासी हुई थी। तो बैटल ऑफ पलासी जो हुआ था 1757 में हुआ था बैटल ऑफ पलासी। तो 1757 में जब बैटल ऑफ पलासी हुआ तो हुआ ये कि सिराजुद्दौला को रिप्लेस करके अंग्रेजों ने, सिराजुद्दौला जब हार गए तो उनको रिप्लेस करके मीर जाफर को बंगाल में बिठा दिया गया, अंग्रेजों ने बिठा दिया। मीर जाफर को बिठाया तो मीर जाफर ने क्या किया, इस और बैठाने के बाद इनसे ढेरों टैक्सेस और बहुत सारा गिफ्ट वगैरह रॉबर्ट क्लाइव लिए थे बहुत सारा। उससे परेशान होकर लास्ट में मीर जाफर ने क्या किया, ये कॉम्प्रोमाइज तो हुआ था बट ऐसा नहीं था कि ये लोग पूरी तरह चले गए थे। तो ये क्या किए, इनवाइट कर दिया किसको, डच को इनवाइट किए कि आइए हम लोग ब्रिटिशर्स को यहाँ से भारत से एक्सपेल कर देते हैं, निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। पता नहीं था कि उल्टा खुद फेंका जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि डच आ गए मीर जाफर को हेल्प करने। तो एक जगह है 1759 में, उस जगह पे वार हुआ। ये जो जगह है ये चिंसुरा और चंद्रनगर के बीच में है, जिसे बेदारा का प्लेन भी कहते हैं। इसीलिए इस बैटल को बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहते हैं, बैटल ऑफ बेदारा भी कहते हैं, बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं। हुगली से 10-15 किलोमीटर पहले है ये। तो वहां पे एक वार हुआ जिसमें डच को बुरी तरह से अंग्रेजों ने हरा दिया। तो डच जो है फाइनली, डच वेयर डिफिटेड इन दिस बैटल, डिफिटेड इन दिस बैटल। डच डिफीट हो गए इस बैटल में, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब वैसे कौन कमांडर इन चीफ था वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक याद रखिए कि जो ब्रिटिशर्स थे उसके तरफ से, ब्रिटिशर्स के तरफ से ब्रिटिशर्स के तरफ से फ्रांसिस फोर्डे, चार्ल्स विल्सन, और इधर जीन बैप्टिस्ट रसेल कमांड, जो युद्ध में, जो लड़ाई में थे वो। अल्टीमेटली बैटल ऑफ बेदारा कह लीजिए, चिंसुरा कह लीजिए, हुगली कह लीजिए, इसमें डच फाइनली डिफीट हो गए अंग्रेजों के द्वारा। और इनका जो है फाइनली 1789-90 आते आते इन्होंने पूरी तरह से इनका जो है भारत में ट्रेड ना के बराबर हो गया। और 1825 में एंग्लो डच ट्रीटी के अंतर्गत इन्होंने अपना पूरा का पूरा क्लेम भारत में खत्म कर दिया। इनके ट्रेड को बाथवियन ट्रेड भी कहा जाता है। ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि बाथविया जो है इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जो इनका मेन सेंटर हुआ करता था डच का, इसलिए बाथवियन ट्रेड भी कहा जाता है। डच की कहानी यहीं तक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पुर्तगीज के बाद कौन आए? डच आए। डच पहले कैसे ट्रेड करते थे? जो पुर्तगीज सामान लेकर जा रहे हैं उसको वो सेल करते थे यूरोप में, और उससे इनका जो भी प्रॉफिट होती थी उससे इन्होंने अपने में एडवांसमेंट लाया, साइंटिफिक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाया, और एक शिप बनाया, फ्लूइड शिप, जिसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम था। ये जो था फ्लूइड शिप बहुत
लाइटर था और कम क्रू में भी ये रन होता था, मतलब अच्छा चलता था। लेकिन जो पोर्तुगीज के जो शिप थे वो बल्कियर थे, हेवियर थे, बहुत बहुत स्लो थे। फाइनली 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। अभी तक जो पहले कंपनी हमने देखा वो क्या थी, गवर्नमेंट कंट्रोल था उस पर। ये पहली कंपनी थी जिसने इशू किया था स्टॉक, याद रखना है ये चीज़ को। ये फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। इस कंपनी का नाम है वीओसी, वेरेंडे ऑस्टिंडे कंपनी। ये मेनली स्पाइस ट्रेड में थे। इंडोनेशियन आर्कियोपेलागो पे इनका ज़्यादा अटेंशन था। बार्टर सिस्टम से ट्रेड करते थे। हमारा जो कॉटन क्लॉथ है इसको एज एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बनाने का श्रेय, पूरा क्रेडिट जाता है डच को। इनका आइटम ऑफ एक्सपोर्ट क्या क्या था? कॉटन क्लॉथ, पेपर, साल्ट पेपर, इंडिगो, रॉ सिल्क, स्पाइसेस, ओमियम, ओपियम फ्रॉम इंडिया। बुलियन में ट्रेड करते थे। गोलकोंडा के रूलर से इन्होंने मिंटिंग राइट लिया था। इन्होंने जो कॉइन बनाया उसमें एक कॉइन था जिसमें लॉर्ड वेंकटेश्वर का इमेज था। पहली फैक्ट्री जो बनाई इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाई 1605 में, याद रखना है। दूसरी पेटापुली में 1606 में। ये जो मसूलीपट्टनम में 1605 में बना है, उसके बाद अंग्रेज भी वहां आ गए थे 1611 में मसूलीपट्टनम में। उसके बाद इन लोगों के बीच ट्रेड को लेकर जो भी है वार वगैरह होता रहा। उसके बाद कुछ जगह है जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री डाला, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुलिकट में इन्होंने 1609 में डाला था, जो बाद में हेडक्वार्टर में चेंज हो गया था 1616 में। उसके बाद इन्होंने सूरत में डाला 1616 में। इसके बाद यहीं पे 1616 के बाद याद रखना है कि बंगाल में इन्होंने पहला फैक्ट्री डाला पीपली में 1627 में। पटना में डाला 1632 में। बिमलीपट्टनम में 1641 में। कराईकल में 1645 में। और चिंसुरा में बनाया इन्होंने 1653 में। कोचीन 1663 में कब्जा कर लिया। कब? जब पुर्तगीज और डच के बीच एक वॉर हुआ 1661 में, जिसके बाद कोचीन पे कैप्चर हो गया डच का। यहाँ पे इन्होंने एक फोर्ट बनाया, फोर्ट विलियम कोचीन में। इनका डिक्लाइन 1667 में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ सो दैट कि आप इंडोनेशियन ट्रेड को देखो, मैं इंडियन ट्रेड को देखता हूँ। जैसे डच जो है इंडोनेशियन ट्रेड को देखेंगे और भारत जो अंग्रेज है वो इंडियन ट्रेड को देखेंगे। उसके बाद बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुआ। उसके बाद सिराजुद्दौला को हटाकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बना दिया था बंगाल का। बंगाल पे मीर जाफर को बिठा दिया था। तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, वहां से हटाने के लिए, भारत से एक्सपेल करने के लिए क्या किया कि डच को इनवाइट किया था। डच आए, 1759 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ हुगली, कुछ भी कह लीजिए। 23 नवंबर 1759 को ये हुआ था। अभी बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, एक ही महीने के 4 डेट दे दिए हैं। ईयर सेम है, महीना भी सेम है, और डेट अगर याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन गलत कर देंगे, तो ध्यान रखना है, इसलिए मैंने डेट भी बता दिया। 23 नवंबर 1759 को ये वार हुआ है। डच फाइनली इस बैटल में हार गए और इनका जो है बुरिया बिस्तर भारत से उठ गया। फाइनली 1825 में तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया था। इनके ट्रेड को बाथवियन ट्रेड भी कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना है, वो क्या था कि नहीं, हो गया, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, सारा चीज बता दिया। फोर्ट 2 बता दिया, फोर्ट गैलरिया 1613 में पुलिकट में, और फोर्ट विलियम बनाया था कोचीन में। तो ये है डच की पूरी कहानी। आगे देखेंगे हम लोग अब अंग्रेजों की कहानी। अब अंग्रेज पता ही है, वो तो 200 साल उनका तो चलेगा। पहले अभी स्टार्टिंग हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या क्या किए हैं, फिर उसके बाद तो भारत की आज़ादी तक उनका तो देखते ही रहना है क्या क्या किए हैं। तो यहाँ पे डच खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंग्रेजों का देखेंगे। उसके बाद फिर डेंस, डेंस का कुछ नहीं है, वो तो डेंस फ्रेंच एक वैसे फ्रेंच में हमें ज़्यादा पढ़ना है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में वॉर वगैरह देखना है, पूरी कहानी समझनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।